नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए उजियारपुर के विधायक यानी कि समस्तीपुर बिहार जो उजियारपुर है वहाँ के विधायक आलोक कुमार मेहता जी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद जी। आप बिहार का जो चुनाव जैसा कि रहा और सरकार बन गई, कैसा रहा आपके नज़रिए से, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि और कर्मभूमि से हूँ। वहाँ से मैं सांसद भी रहा और उसी क्षेत्र में उजियारपुर है जहाँ से मैं भी विधायक हूँ। बिहार सरकार के मंत्री रहते हुए मेरा उत्तर प्रदेश आना जाना भी था कई विभागों को लेकर। मैं बिहार के गत चुनाव में पूरी तरह सक्रिय था और मैं इस बार चुनाव जीता भी हूँ राष्ट्रीय जनता दल से। बिहार के पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, लहर बहुत चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में, रिजल्ट हुआ बीजेपी के पक्ष में। दिल्ली का चुनाव हुआ, लहर चल रही थी केजरीवाल जी के पक्ष में, रिजल्ट हुआ बीजेपी के पक्ष में। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लहर चल रही थी कांग्रेस और एनसीपी के पक्ष में और रिजल्ट हुआ बीजेपी के पक्ष में। हम लोग को लग रहा था कि बिहार में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिहार प्रजातंत्र की धरती है और यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग हैं, सजग थे भी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन लुटेरों को लूटने के कई तरीके आते थे। जब तक हम समझे तब तक लूट के चले गए और यह प्रजातंत्र की, भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी पिछले एक वर्ष के अंदर हो रहा चारों चुनाव और आने वाला जो चुनाव है शायद उसमें भी इस तरह की जो व्यवस्था है उसको लागू करने की कोशिश होगी। तो बहुत ही खेदजनक है कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही थी और जो रिजल्ट आया वो उसी व्यवस्था के पक्ष में आया जिसकी वजह से पूरे देश में अराजकता, देश में की आर्थिक स्थिति बदतर, देश में किसानों के हालात खराब, देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर और लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स, ये तमाम चीज़ें। लोग कहते हैं कि 10-10 हज़ार में वहाँ पर खेल हुआ, क्या मानते हैं, ये क्या सच है? मैं वहीं पर आ रहा था। ये 10,000 हो, 5,000 हो, कुछ भी हो, कानून की दीवार में छेद से पार करके कानून के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, कानून की भावनाओं का उल्लंघन करते हुए इस चुनाव को अंजाम दिया गया। मैं किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। ईवीएम में इनबिल्ट गड़बड़ी हो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सारे साक्ष्य तो उनके पास हैं। हमें आप कहिएगा कि साक्ष्य दिखाओ, ईवीएम आपके पास, ईवीएम मैन्युफैक्चरर आपका कोई करीबी या फिर आपके पास ईवीएम मशीन वोटिंग से पहले आपके पास, वोटिंग के बाद आपके पास, हमारे पास कहाँ से साक्ष्य आवेगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों का कहना है विपक्ष का कि आखिर जब जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम खराब नहीं है, हैक नहीं हुई है, आप भी जीत के आए हैं, तो ऐसा आरोप कैसे, ये किस तरह का, वो कहते हैं निराधार आरोप लगाते हैं? वही मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने ईवीएम की उस गड़बड़ी को जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यदि है तो उसको एक संभावित कारणों में हम रखते हैं, कुछ कारणों की सूची में। 10,000 रुपया आपको लगातार 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया सरकारी लाभकारी योजनाओं से। हमें बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम हो, उनके रोजगार के लिए काम हो, लेकिन इसका दुरुपयोग यदि चुनाव में वोटिंग को प्रभावित करने के लिए होने लगे तो वो गलत है। जो गलत है वो गलत है। अब तो कह रहे हैं बिहार में जंगल राज का अंत होने वाला है, अब मौका मिल गया है। क्या पहले बिहार में
लोकतंत्र नहीं था, जंगल तंत्र था। ये विपक्ष का अभी वर्तमान में सरकार ने कहा है कि हम वहाँ पर ऐसी सरकार लाए हैं जो जंगल राज खत्म करेगा। सरकार बनते बनते आपने देखा होगा कि बुलडोजर कल्चर शुरू हो गया वहाँ, गरीबों के मकान उजारे जा रहे हैं और हत्या अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। बुलडोजर भी चलने लगा। मैं बता रहा हूँ ना, अपराध का ग्राफ बढ़ गया, निरीह लोगों की हत्या पुलिस कस्टडी में अभी 3-4 दिन पहले बेगूसराय में हुई। उसके पहले लगातार जो न्यूज़ है घटनाओं का वो कम दिखाया जा रहा है ताकि लोगों में ये महसूस हो कि ज़्यादा अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन अपराध का NCRB का रिपोर्ट आप देखेंगे तो जिस काल को ये लोग जंगल राज बोलते हैं वो सामाजिक परिवर्तन का दौर था, उसको ये लोग इन लोगों ने जंगल राज का नाम दिया। आज मतलब जो आज अपराध का जो ग्राफ है वो उस समय से 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन आप कह रहे हैं न्यूज़ की मॉनिटरिंग होती है क्या? इस तरीके से आप कह रहे हैं कि न्यूज़ दिखाया नहीं जाता, तो क्या कहीं न्यूज़ की मॉनिटरिंग कर रहा कोई? न्यूज़ की मॉनिटरिंग ही नहीं होती है, न्यूज़ में मैनिपुलेशन भी होता है। कौन दिखाया जाए कौन नहीं दिखाया जाए इस पर, इसके लिए बड़ी टीम बनी हुई है उन पार्टियों में। तो सवाल उठता है कि कोई एक चीज़ हो तब ना आप चर्चा हम कर दें। हर उस एलिमेंट को तोड़ दिया गया है जो प्रजातंत्र को मजबूत करता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह हनन है। और इस देश में TN सेशन जब थे, जब इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि इलेक्शन के दिन से 3 महीना पहले तक कोई भी, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, किसी भी लाभकारी योजनाओं का घोषणा नहीं होगी। यदि उसके पहले भी घोषणा है तो इलेक्शन में यदि सरकार की कोई भी गतिविधि चुनाव वोट को प्रभावित की दिशा प्रभावित करती है तो उस पर रोक लगाया जाएगा। आज देख लीजिए, आज इलेक्शन होने वाला है, हम सरकार में बैठे हुए, मुझे मालूम है कब होने वाला है, तो हम उसके 2 दिन पहले योजना लागू किए और वोटिंग परसों है तो आज उसके अकाउंट में हम पैसा भेज रहे हैं और फ़ोन करके याद करा रहे हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा चला गया है, परसों वोट है। ये क्या है? इसको आप डकैती कह सकते हैं, ये चोरी नहीं है। और ये डकैती हो गई बिहार में। व्यवस्था उनके हाथ में, कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं, शिकायत सुनने वाली सारी संस्थाओं पर कब्जा पहले से है। तो आप लोगों का क्या अभियान है इस दिशा में? आगे आप लोग इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है? अभी हम लोग विमर्श वाले मोड में आवेंगे। अभी तो तुरंत चुनाव ही हुआ है, 1-आध महीना में हम लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे। देश अराजकता और गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के स्थापना की तरफ बढ़ रहा है पूरी तरह, और प्रजातांत्रिक मूल्यों को तार तार कर दिया गया है। तो आसपास के देशों में लोगों ने कमान संभाल लिया था जब ऐसी व्यवस्था आई थी, तो अब नाक से पानी ऊपर जाएगा तो फिर जनता को कमान संभालना होगा ना। जी, तो आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि जो है इसका हनन हो रहा है? किस तरीके से क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, यहाँ के लिए क्या कहेंगे? आपको पता चल रहा है चुनाव भी जो है, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, अभी भी पंचायत चुनाव भी तैयारी लोग कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि क्या है यहाँ? चुनाव जो होता है वो समसामयिक विषयों पर जो आम जनता के सरोकार हैं उस पर होना चाहिए। चुनाव आप मंदिर मस्जिद पर यदि करा रहे हैं तो संविधान की मूल भावनाओं के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन मंदिर भी बन गया, मस्जिद भी बन रही है, उधर तैयारी हो गई है, प्रोजेक्ट पास हो गया, दीवारें बन रही हैं, वहाँ पर काम हो रहा है अयोध्या में। अब दोनों धर्मों का ध्यान दिया जा रहा है। ये आस्था और भावनाओं का मतलब ये राजनीति से बहुत ऊपर है। धर्म और उसमें आस्था, मंदिर मस्जिद, ये राजनीति से बहुत ऊपर है। उसको खींचकर और राजनीति में घसीटने की कोशिश हो रही है। क्यों खींचा जा रहा है भाई? आपको वोट लोग देगा कि हमारे राज्य की व्यवस्था कैसी हुई, हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर क्या गया, हमारे राज्य में गरीबी स्तर क्या है, हमारे राज्य में कितनी कल्याणकारी योजना लागू हुई, भ्रष्टाचार है या नहीं है,
रोजगार का क्या हुआ, गरीबी का क्या हुआ, तमाम इन तरह के इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो होने चाहिए थे मुद्दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है इन मुद्दों पर खरी उतर रही सरकार? मैं बता रहा हूं कि बाकी मुद्दों पर लगभग फिसड्डी है, चाहे यहाँ की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। और इन मुद्दों पर जो मुद्दे नहीं हो सकते थे उनको खींच के उनका सहारा लिया जाता है। तो ये सहारा जो है बहुत सारी कमियों को ढकने के लिए लिया जाता है। राष्ट्रीय जनता इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तैयारी कर रही है आपके नज़रिए से? आप अभी तक की जो कार्य योजना बनी है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, आगे की क्या योजना है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों की बात करता है, समाज के सभी वर्गों की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। वह अपने बातों पर अभी भी अडिग है। उत्तर प्रदेश में या तो खुद चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल, या फिर समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगा, या फिर जैसी अवस्था होगी उसके हिसाब से उनको सहयोग भी करेगा। और राष्ट्रीय जनता दल जो है एक भावनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति गरीब लोगों के पक्ष में करने की कोशिश करता रहा है। यहाँ के अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह जी हैं, लंबे समय से उन्होंने पार्टी को यहाँ पर बनाए रखने का और आगे बढ़ाने का काम किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। और लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी प्रसाद जी का उनसे लगातार इंटरेक्शन होता है और यहाँ की स्थिति का और स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हम हमेशा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में रहे हैं। तो हमने कहा कि या तो हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे या फिर समान विचारधारा वाले दलों को हम मदद करेंगे, दोनों स्थिति। अब उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, इसलिए तो मंदिर मस्जिद में उनको जाना चाहिए था। धर्म की रक्षा सत्ता पर बैठ के आप कैसे करेंगे? ये धार्मिक देश नहीं है, ये समाजवादी देश है। इसके संविधान में समाजवाद, इसके मूलभूत सिद्धांतों में समाजवाद घुसा हुआ है। और धर्म के मामले में सभी धर्म के प्रति समान सम्मान और आदर, ये भावना उसमें छुपी हुई है। आप यदि कोई भी इस तरह का कदम उठाते हैं तो गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। इसको देश की जनता को वोट देते समय भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन आपका भावनात्मक दोहन करके, धार्मिक आस्था और भावना का दुरुपयोग करके और सत्ता में बैठकर और अपनी गोटी लाल करना चाहता है, उस पर पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। ये हमारे साथ बात करने के लिए आलोक कुमार मेहता जी, जो विधायक कौन सा है, हाँ, जो विधायक उजियारपुर समस्तीपुर बिहार से आपने बात किया। इन्होंने बिहार की राजनीति सहित उत्तर प्रदेश की भी जो भावी राजनीति है, उसका जो पूरा परिदृश्य है, आपने उसको भली भांति आपने उसका विवरण किया। कहा कि यहाँ पर भी युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, यहाँ पर भी लोकतंत्र हावी नहीं है और पूरी तरह से हनन हो रहा है। बिहार में जंगल राज कभी नहीं रहा और जो सरकार कह रही जंगल राज खत्म करेगी, ये केवल ख्याली पुलाव है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से विभिन्न विधानसभा में बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। इसके लिए राष्ट्रीय कमेटी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी बराबर संपर्क में हैं और उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल काम करेगा। और आपने उत्तर प्रदेश सहित बिहार की पूरी राजनीति पर और चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और वर्तमान सरकार को कहा है कि ईवीएम में जो खेल हो रहा है वो अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। बहुत जल्द सभी पार्टियां एक होकर एक ठोस निर्णय लेगी और जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।